हाय दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां भी जाकर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। पार्ट 1 देखे बिना पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि पार्ट 1 में फुल डिटेल से बताया गया है, जबकि पार्ट 2 में कुछ ही भाग को डिटेल में रखा गया है और मैक्सिमम पार्ट जो है पार्ट 2 का वो वन लाइनर के रूप में है। इसलिए ज़्यादा बेनिफिट लेना अगर आप लोग चाहते हैं तो पहले पार्ट 1 देख लें। तो अब हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। पार्ट 1 में CPU का कुछ भाग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग CPU का बचा हुआ भाग देखेंगे। वो CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक से शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ CPU के गति को क्या क्या कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसे प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। चला जाए फर्स्ट, CPU या माइक्रो प्रोसेसर की कार्य क्षमता को एक सेकंड में संपादित किए जा सकने वाले अनुदेशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। पहले देखिए बताया जा रहा है क्या कि CPU के या फिर ये CPU को ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो CPU या माइक्रो प्रोसेसर उसकी कार्य क्षमता को कैसे मापते हैं? एक सेकंड में संपादित किए जा सकने वाले अनुदेशों की संख्या के आधार पर उसे मापते हैं। क्योंकि CPU एक सेकंड में लाखों अनुदेश संपादित कर सकता है, अतः इसकी गति को मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड यानी MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या और बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसके द्वारा मापा जाता है। क्योंकि एक सेकंड में लाखों करोड़ों क्या कर सकता है, गणनाएं कर सकता है, अनुदेशों को संपादित कर सकता है CPU। इसलिए उसे किसके अनुसार इसकी गति किस में मापा जाता है? MIPS या BIPS। तो MIPS फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड और BIPS फॉर बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। आइए देखते हैं CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है, उसका नाम है कंप्यूटर घड़ी। क्या नाम है? कंप्यूटर घड़ी। चलिए देखते हैं इसमें। CPU के डाटा प्रोसेस करने की गति कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है। देखिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच होता है, क्लॉक होता है। वो बोला CPU के डाटा जो प्रोसेस करने की जो गति होती है वो किसके? कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है, जिसे सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। आगे, डाटा प्रोसेसिंग के कार्य को अनेक छोटे व मूलभूत चरणों में बांटा जाता है। जो डाटा प्रोसेसिंग का काम होता है, जो डाटा प्रोसेसिंग करता है CPU, उसको छोटे छोटे और मूलभूत चरणों में, स्टेप में बांट दिया जाता है। एक चरण का कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा चरण आरंभ करने के लिए रजिस्टर क्लॉक पल्स का इंतजार करते हैं। रजिस्टर जो करते हैं वो क्लॉक पल्स का इंतजार करते हैं। क्लॉक्स के द्वारा उसे सूचनाएं मिलती है रजिस्टर में। क्लॉक पल्स सिस्टम क्लॉक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यही जो क्लॉक पल्स है, जो रजिस्टर जिसका इंतजार करता है, वो कहाँ से मिलता है? वो सिस्टम क्लॉक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। स्पष्टता, सिस्टम क्लॉक जितनी जल्दी जल्दी क्लॉक पल्स उत्पन्न करेगा, CPU की डाटा प्रोसेस की गति उतनी ही तीव्र होगी। यानी सिस्टम क्लॉक जितनी जल्दी जल्दी क्लॉक पल्स को उत्पन्न करेगा, CPU की डाटा प्रोसेस की गति उतनी ज़्यादा होगी। अन्य मानदंड समान होने पर 200 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज के क्लॉक की अपेक्षा दुगनी गति से काम करेगा। वही 200 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज के क्लॉक की अपेक्षा क्या करेगा? दुगना है तो दुगने स्पीड से काम करता है। अगला, सिस्टम क्लॉक की गति को एक सेकंड में उत्पन्न क्लॉक पल्स की संख्या के आधार पर मापा जाता है। ये बोला कि सिस्टम क्लॉक की गति को कैसे मापते हैं हम? तो सिस्टम क्लॉक जो है, सिस्टम क्लॉक की गति से एक सेकंड में उत्पन्न क्लॉक पल्स, यानी क्लॉक पल्स जो उत्पन्न करता है तो वो एक सेकंड में कितना क्लॉक पल्स उत्पन्न कर सकता है, उसके आधार पर हम सिस्टम क्लॉक की गति को मापते हैं। एक सेकंड में उत्पन्न पल्स की संख्या को हर्ट्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सेकंड में उत्पन्न जो पल्स की संख्या है उसको क्या कहते हैं? हर्ट्ज भी कहते हैं। पल्स पर सेकंड या गीगा हर्ट्ज। देखिए पल्स पर सेकंड को क्या कह सकते हैं हम? गीगा हर्ट्ज में निरूपित किया। पल्स पर सेकंड यानी इसको गीगा हर्ट्ज में भी निरूपित किया जाता है। आजकल उपलब्ध कंप्यूटरों में सिस्टम क्लॉक की गति, अभी जो आजकल जो अवेलेबल है कंप्यूटर, उसमें जो सिस्टम क्लॉक की गति है वो 500 मेगाहर्ट्ज से लेकर
4 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि आजकल जो कंप्यूटर में सिस्टम क्लॉक की स्पीड क्या है, 500 मेगाहर्ट्ज से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज तक। चलिए एक कारक हम लोग देख लिए, अब सेकेंड कारक हम लोग देखते हैं जो अफेक्ट करता है किसको, सीपीयू को, वो है रजिस्टर मेमोरी। ये देखिए पहले हम लोग जानते हैं ये क्या है। रजिस्टर सीपीयू के अंदर बने होते हैं। जब सीपीयू का निर्माण किया जाता है उस समय ही रजिस्टर को उसके अंदर बना दिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है, साथ में ही बनता है वो। रजिस्टर सीपीयू के अंदर बने होते हैं तथा सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी कहलाते हैं। हाँ, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ कि सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी यानी वर्किंग मेमोरी ऑफ सीपीयू उसको क्या है, तो रजिस्टर है। क्या है, रजिस्टर है। तो सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर सकता है। सीपीयू जो रजिस्टर में जो जो डाटा होगा सिर्फ उसको ही प्रोसेस करता है। सीपीयू में रजिस्टर की संख्या तथा आकार जितना अधिक होगा, यानी सीपीयू में रजिस्टर जितना ज़्यादा, क्योंकि रजिस्टर को वो पढ़ता है, रजिस्टर के से डाटा को प्रोसेस करता है, तो जितना ज़्यादा रजिस्टर उतना ज़्यादा डाटा। तो रजिस्टर की संख्या और आकार जितना अधिक होगा, सीपीयू की प्रोसेसिंग की गति भी उतनी ही तीव्र हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, रजिस्टर पे। रजिस्टर अगर ज़्यादा है तो जल्दी स्पीड में काम करेगा, ज़्यादा है, आकार में बड़ा है, तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी में वर्क करेगा। थर्ड इफेक्ट देखते हैं हम लोग, आइए। यह शब्द प्रास, वर्ड लेंथ। शब्द प्रास, प्रास मतलब होता है लेंथ, कितना बड़ा है, कितना। तो देखिए ये क्या होता है, शब्द प्रास बाइनरी अंकों यानी बिट की वह संख्या है। शब्द प्रास बाइनरी अंकों यानी बिट, बाइनरी अंक यानी बिट की वह संख्या है जो कंप्यूटर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए लेता है। यानी एक बार में प्रोसेसिंग करने के लिए जितना बिट वो लेता है वही क्या है, शब्द प्रास है। शब्द प्रास अधिक होने से कंप्यूटर गति बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा शब्द प्रास होगा उतना कंप्यूटर का स्पीड हो जाएगा, क्योंकि एक बार में मैक्सिमम वर्ड को अगर ज़्यादा से ज़्यादा अंक को लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में काम करेगा वो। शब्द प्रास की लंबाई कितना हो सकती है, क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। शब्द प्रास की लंबाई 8, 16, 32 या 64 बिट तक होती है। कहाँ तक होती है शब्द प्रास की लंबाई, वर्ड लेंथ की लंबाई 8, 16, 32 या 64 बिट तक हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ देखिए पहला फिगर देखिए, यहाँ देखिए ये 10101010, यह क्या है, 8 बिट है। इसके नीचे देखिए 16 बिट का एग्जाम्पल है, इसके नीचे देखिए 24 बिट का। खैर आगे देखिए 64 बिट शब्द प्रास का अर्थ है कि सीपीयू एक साथ 64 बिट डाटा प्रोसेस कर सकता है। जो भी बिट आप देख रहे हैं 8, 16, 32, 64, इसका मतलब होता है, जिसके बारे में बात करें, जैसे 16 के बारे में बात कर रहे थे, इसका मतलब हुआ कि सीपीयू एक साथ 16 बिट डाटा प्रोसेस कर सकता है। अगर 64 की बात करेंगे तो 64, 64 यानी ये क्या करेगा, एक साथ 64 बिट को डाटा प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट चौथा कारक देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सीपीयू। देखिए कैश मेमोरी, क्या क्या है, अगला कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी क्या करता है, सीपीयू को प्रभावित करता है। कैसे देखें, कैश मेमोरी सीपीयू से सीधा जुड़ा होता है। सीपीयू से दो मेमोरी जुड़ता है, ध्यान रखना आपको, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। वो दोनों डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, डायरेक्टली सीपीयू से ही जुड़ा होता है और सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू का जब निर्माण किया जाता है उस समय इसको उसके अंदर इनबिल्ट कर दिया जाता है। अतः इसके डाटा स्थानांतरण की गति क्या होगी, तेज होगी, एकदम उसके साथ सटा हुआ रहता है, उसके अंदर रहता है। तो इससे डाटा को स्थानांतरण करने की स्पीड क्या होती है, इसमें बहुत तीव्र होती है। स्पष्टता, कैश मेमोरी का आकार बड़ा होने पर सीपीयू की गति भी क्या होगी, अगर कैश मेमोरी का आकार बड़ा है तो सीपीयू की गति भी क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, तेज हो जाएगी। नेक्स्ट अगला देखते हैं सिस्टम बस, जो सीपीयू को प्रभावित करता है। सिस्टम बस क्या होता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, पार्ट 1 में भी देखे हैं, पार्ट 2 में भी थोड़ा देख लें। कंप्यूटर में बने सिस्टम बस की चौड़ाई सीपीयू के गति को प्रभावित करती है। देखिए ये आप देख रहे हैं येलो कलर का, यही है सिस्टम बस, ये सब क्या है, सिस्टम बस है। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि कंप्यूटर में बने सिस्टम बस की चौड़ाई सीपीयू की गति को प्रभावित करती है। यदि सिस्टम बस की चौड़ाई 32 बिट है तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर बस में 32 तार हैं। ध्यान देना है कि अगर सिस्टम बस की चौड़ाई 32 बिट है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि कंप्यूटर बस में 32 तार हैं। तात्पर्य यह है कि प्रोसेसर एक साथ 32 बिट डाटा का आदान प्रदान कर सकता है। जितना बिट है उतना डाटा आदान प्रदान कर सकता है एक साथ।
नेक्स्ट आइए छठा नंबर देखते हैं जो प्रभावित करता है सीपीयू को। क्या? समानांतर गणना। ये क्या है देखें, एक साथ कई निर्देशों के क्रियान्वयन से एक साथ बहुत सा काम कर सकता है सीपीयू। तो वही कहा जा रहा है, एक साथ कई निर्देशों के क्रियान्वयन से सीपीयू की क्षमता का बेहतर उपयोग होता है, जिससे कंप्यूटर की गति बढ़ती है। ड्यूल कोर या मल्टी कोर प्रोसेसर में एक साथ दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक ही चिप पर बना दिए जाते हैं। क्या बोल रहा है कि डुअल कोर या मल्टी कोर प्रोसेसर होता है, उसमें क्या किया जाता है, एक या एक से अधिक प्रोसेसर एक ही चिप पर बनाए एक से अधिक प्रोसेसर एक ही चिप पर बनाए जाते हैं। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग होता है, जिसके कारण सीपीयू की कार्य क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। सातवां देखते हैं, सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच समन्वय। कैसे एक दूसरे को समन्वय उन लोग करता है। देखिए, सामान्यतः सीपीयू तीव्र गणना करता है, जानते हैं जनरली क्या होता है, सीपीयू क्या करता है, तीव्र गणना करता है। अतः अन्य उपकरणों के धीमा होने से कंप्यूटर की गति क्या होती है, प्रभावित होती है। चलिए हो गया। अब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के कार्य क्षमता की माप पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्रूपुट होता क्या है, सॉरी देखिए, प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या क्या कहलाती है, थ्रूपुट कहलाती है। थ्रूपुट होगा क्या बोला, प्रति इकाई कोई एक यूनिट समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या, यानी कोई यूनिट समय में कंप्यूटर कितना प्रोसेसिंग कर सकता है, वही क्या कहलाता है, थ्रूपुट कहलाता है। अधिक थ्रूपुट बेहतर कार्य क्षमता को इंगित करता है, यानी अगर अधिक संख्या में प्रोसेसिंग कर रहा है, इसका मतलब वो और बेहतर कार्य क्षमता है उसका। पर यह प्रोसेस किए गए कार्य के प्रकार पर भी निर्भर करता है कि हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के वर्क उस पर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला, उसके कार्य क्षमता की माप में हम लोग देखते हैं सेकंड, रिस्पॉन्स टाइम। क्या? रिस्पॉन्स टाइम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर अपना थोड़ा थोड़ा समय सभी कार्यों के प्रोसेसिंग के लिए देता है। जहाँ मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी मतलब एक साथ कई काम करने वाला, तो एक साथ जब कई काम होते हैं तो क्या करता है, अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर अपना थोड़ा थोड़ा समय सभी कार्यों के प्रोसेसिंग के लिए देता है। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने से कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए हम काम दे दिए, तथा सीपीयू द्वारा उस कार्य को संपादित करने के लिए की गई पहली प्रतिक्रिया के बीच का समय ही क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए जब काम दिए और वो शुरू किया, सीपीयू जब उसको उस कार्य को संपादित करने के लिए पहला जो प्रतिक्रिया किया, उसके बीच में जो समय लगा वो क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। बेहतर कार्य क्षमता के लिए रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी एकदम कम। जैसे हम उसे डाटा दिए और वो तुरंत सीपीयू उसमें काम करना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, रिस्पॉन्स टाइम कम हो गया। तो रिस्पॉन्स टाइम कम है, इसका मतलब हमारा कंप्यूटर का कार्य क्षमता क्या बेहतर है। आइए, टर्न अराउंड टाइम। इसमें क्या है, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा कर अंतिम परिणाम देने के बीच का समय जो है वही कहलाता है क्या, लिखा गया सॉरी, टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। क्या कहना चाह रहा है, फिर से देख लें कि कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा कर अंतिम परिणाम देने के बीच में जो समय हुआ, जैसे हम प्रोसेसिंग के लिए उसको काम दिए और काम कर लिया, उसके बीच में जितना समय लगा उसकी क्या कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम। माने टोटल कितना समय लगा हमें कोई काम करने में, कंप्यूटर का काम करने में। बेहतर कार्य क्षमता के लिए क्या होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। बहुत कम समय में काम करे तो बेहतर कंप्यूटर हुआ, बेहतर कार्य क्षमता हो गई कंप्यूटर की। चलिए अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग को मेन देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज अ वन लाइनर, माने वन लाइनर के रूप में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो एकदम परीक्षा के यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें आप देखेंगे जितना क्वेश्चन बताया गया है सारा का सारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है। चला जाए हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। पहला, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट देख चुके हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं, हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी मेरा काम है एक बार हम पढ़ देते हैं, आप लोग देखें। हालांकि आप खुद ट्राई करेंगे, मेरे से पहले आप लोग खुद आंसर देने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, एक हार्डवेयर है। सेकेंड नंबर, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, आप लोग आंसर दे सकते हैं, क्या है वो, हार्डवेयर है। थर्ड नंबर, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी।
चला जाए, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस क्या है, वो हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रॉम किसका उदाहरण है, हार्डवेयर का। प्रोसेसर हो या रॉम हो, सब हार्डवेयर है। कंप्यूटर के 4 प्रमुख काम क्या है, फंक्शन। सही क्रम में हमको बात करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट करेंगे, फिर वो कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर उसे क्या करेगा, आउटपुट करेगा, और आउटपुट करने के बाद वो अपने डाटा को क्या करेगा, जो आउटपुट करा उस डाटा को स्टोरेज भी करेगा, यानी स्टोर करके रखेगा। देखिए, कंप्यूटर किसी प्रोग्राम आउटपुट को किसी प्रोग्राम हो या आउटपुट को इस क्रम में निष्पादित करता है। किस क्रम में निष्पादित, यानी किस क्रम में काम पूरा करता है। तो पहला करता है फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। याद रखना है, क्रम को याद करना है, क्वेश्चन आता है यहाँ से क्रम में। सबसे पहले फेच करता है डाटा को, फिर डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चन देखिए आया हुआ है SSC GL 2015 में। अगला देखें, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भाई फेचिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, फेचिंग कहलाती है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है, यहाँ पे आंसर मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को क्या कहते हैं, मशीन साइकिल। क्या कहते हैं, मशीन साइकिल। नेक्स्ट, यह मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का काम करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। उसका क्या नाम है, कैश मेमोरी। क्या नाम है, कैश मेमोरी। प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद यानी स्पीड मिसमैच होता है जो, तो गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं, कैश मेमोरी। क्या कहते हैं, कैश मेमोरी। गीगो का संबंध क्या है, गीगो मतलब त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी से। किसका, गीगो का संबंध त्रुटि रहित कार्य यानी एक्यूरेसी से है। सिस्टम यूनिट का एक भाग है, किस सिस्टम यूनिट का एक भाग है, क्या है, CPU उसका एक भाग है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, जो मेन है, जिसमें हर तरह का चीज़ लगा होता है, जिसमें CPU होता है, तो जिसमें माइक्रो चिप लगा होता है, वो सब का सब मैक्सिमम पार्ट किसमें होता है, जिस बोर्ड पे लगा होता है कंप्यूटर का, उसको कहते हैं मदरबोर्ड, जो किसके अंदर होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। रैम तथा रोम स्थित कहाँ होता है, रैम होता है, रोम होता है कहाँ, मदरबोर्ड पर स्थित होता है। CPU तथा मेमोरी कंप्यूटर किस डिवाइस पर स्थित होते हैं, CPU हो या मेमोरी कंप्यूटर सब किस पे होते हैं, मदरबोर्ड पर। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है, सिस्टम यूनिट क्या है, एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है, बक्सा, जिसके अंदर पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम अंदर इंस्टॉल किया जाता है। आइए, धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करेगा, उसी को ना कहते हैं सिस्टम यूनिट। बॉडी, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट। जिसके अंदर आपका क्या होता है, उसके अंदर रोम, रैम, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई यूनिट, सब कुछ उसके अंदर होता है। चलिए, तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है, उसको बस कहते हैं। कल भी क्लास में यानी पार्ट 1 में भी आप देख चुके हैं बसेस को। मदरबोर्ड, सर्किट बोर्ड जिसमें CPU अन्य सभी चिप लगे होते हैं, क्या उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े होते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं, बसेस कहते हैं। क्या किससे जुड़ा होता है लोग, बस से जुड़ा होता है। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, सिस्टम बस। मदरबोर्ड पर जो भी CPU होता है या फिर अदर जो उसमें उपकरण लगा होता है, वो अलग अलग जो पार्ट लगा होता है, उसको किससे किससे जोड़ा जाता है, सिस्टम बस से। सिस्टम बस का काम क्या है, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है, वो क्या कहलाता है, प्रोसेसर। क्या कहलाता है, प्रोसेसर ही ना डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। चला जाए नेक्स्ट, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, CPU जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है कंप्यूटर का, यही माइक्रो प्रोसेसर या फिर CPU कहिए। CPU का पूरा रूप जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
CPU यानी नहीं सॉरी, कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है, क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ALU जिसको कहते हैं, और मेमोरी। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसे कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क? कंप्यूटर का मस्तिष्क के साथ साथ कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। किसे? CPU को। CPU के लिए दूसरा शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर देखिए, एग्जाम इलाहाबाद बैंक का एग्जाम 2010 में आ चुका है ये। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है किसमें? CPU में होता है। CPU का कार्य क्या है? इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड करना, इंटरप्रेट करना और क्या करना? प्रोसेस करना। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण में परिवर्तित करता है, यानी डाटा को प्रोसेस करके अर्थपूर्ण में परिवर्तित करेगा, उसी का ना प्रोसेसर कहते हैं, जिसे CPU भी कह सकते हैं। CPU के अंदर होता है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर वही है, CPU ही है। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला जो CPU का भाग है वो कंट्रोल यूनिट है। क्या है? जो कंप्यूटर के हर तरह के कोऑर्डिनेट यानी हर तरह की गतिविधि को कंट्रोल जो करता है, तो कंट्रोल से नाम से याद रखिए, कंट्रोल यूनिट CPU का एक भाग होता है। CPU मुख्यतः 3 भाग से मिलकर बनते, 3 भाग होता है, उसमें एक भाग का नाम है क्या? कंट्रोल यूनिट। चला जाए ALU, ये भी एक CPU का ही एक भाग है। इसका ये संपन्न करता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका मतलब वो क्या करता है? अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन का काम करता है ALU, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का काम करता है। CPU के कार्य क्या है? अर्थमेटिक और लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है और लॉजिकल निर्णय लेता है, इसी को तो ALU कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चला जाए कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? वही प्रोसेसर। क्या करता है वो पूरा प्रोग्राम? वो कौन सा सॉरी फिर से पढ़ लें एक बार। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम को कौन सा निष्पादित करता है? तो प्रोसेसर। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो रहती कहाँ है? रजिस्टर में। कहाँ रहती है? रजिस्टर में। हम लोग अभी देखें इससे पहले कि CPU रजिस्टर में जो डाटा होता है सिर्फ और सिर्फ उसी को क्या करता है? रीड करता है, तो रजिस्टर में रहेगी। कंप्यूटर में ALU से तात्पर्य है, ALU से क्या तात्पर्य है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? CPU के द्वारा, प्रोसेसर के द्वारा। आउटपुट क्या होता है? वह प्रोसेसर आउटपुट क्या होता है? वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है, यानी प्रोसेसर यानी प्रोसेस करके जो यूजर के सामने आता है वही तो आउटपुट होता है, जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो प्रोसेस होकर वो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं तो वो आउटपुट हो गया। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है रोम चिप में। कहाँ होती है? बायोस जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जो कंप्यूटर में विद्यमान होती है ये किस चिप पर होती है? रोम चिप पर। किस पे? रोम पे होती है। बायोस का पूरा रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अभी हम पहले देख चुके हैं, इससे पहले बताएं। डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य क्या है? USB फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? USB फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है। अभी हम लोग देख चुके थे MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और क्या क्या एक है BIPS बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। चला जाए नेक्स्ट। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड क्या कहलाता है? गीगाहर्ट्ज। वहाँ देखें कि 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं? गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को कौन मापता है? तो मेगाहर्ट्ज। कौन मापता है? कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को कौन मापता है? मेगाहर्ट्ज के द्वारा मापा जाता है या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है, यानी कंप्यूटर के ऑपरेशन को काम करने के लिए क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। चला जाए तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, जिसका हम लोग 1 लाइनर के रूप में भी देख चुके हैं। अब आप लोग क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।